about the respiratory system of frog. Okay, अभी फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमने इससे पहले कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, हमने इससे पहले अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। मुझे वो दोनों सिस्टम याद नहीं आ रहे हैं अभी। आप में से कोई बताएगा क्या कि अर्थवर्म जब रेस्पिरेशन करता है तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करता है अर्थवर्म? किसको याद आ रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। अरे खटाखट आंसर आ रहे, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। कॉकरोच का याद आ रहा है कि किसी को? मुझे तो नहीं याद आ रहा है। कॉकरोच कैसे ऑक्सीजन अंदर लेगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगा? स्पायरकल्स। अरे बाप रे, ये बहुत डेंजर बच्चे दिख रहे मेरे को सब, वेरी डेंजरस पीपल। वाह, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा अजब गजब रहने वाला है, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड कि फ्रॉग का रहने का जो हैबिट और हैबिटेट है वो भी थोड़ा अजब गजब है। हम कॉकरोच के बारे में बात शुरू किया था हमने सबसे पहले, तो कॉकरोच में हमने देखा था कि कॉकरोच में कैसा था कि कॉकरोच सिर्फ जमीन पे ही रह रहे हैं। अर्थवर्म के बारे में हमने बात किया तो अर्थवर्म सॉइल, ओवर द सॉइल और अंडर द सॉइल ही रह रहा है। फ्रॉग का वैसा नहीं है ना, फ्रॉग कैसा है, कभी जमीन पर है कभी पानी के अंदर है। तो फ्रॉग अगर इतना बड़ी मात्रा में, अगर फ्रॉग अपना आजू बाजू का एटमॉस्फेयर चेंज कर रहा है, अगर वो अपना हैबिटेट चेंज कर रहा है, तो नेचुरली इन दोनों हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए उसके बॉडी को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बॉडी में ऐसा मशीनरी होगा नेचुरली कि जिसकी वजह से वो जमीन पे भी रह पाता है और पानी के अंदर भी रह पाता है। मेरा छोटा भाई है, वो बीच में अभी थाईलैंड गया था और वहां पे वो समंदर के अंदर वो स्विमिंग करके नीचे क्या क्या है वो दिखाते। अभी उसके लिए उन्होंने वो ऑक्सीजन मास्क लगाया था, पीछे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर था और ये लोग स्विम कर रहे हैं, ब्रीदिंग चल रहा है एंड दे आर लुकिंग एट थिंग्स। अभी आप और मैं अगर पानी के अंदर डाइव कर रहे हैं तो नेचुरली इफ वी आर डिसाइडिंग टू स्टे अंडर वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी विल नीड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि ऊपर वाले में नेचुरली तो हमको कोई मशीनरी दिया हुआ नहीं है पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए। वैसा फ्रॉग में नहीं है, वैसा फ्रॉग में नहीं है। ओके, फ्रॉग में सिस्टम कैसा है देखिए। मैं फ्रॉग का सिस्टम बताने से पहले मुझे जस्ट एक बार मुझे बताइए, हमने हाइबरनेशन के बारे में बात किया क्या? डिड वी टॉक अबाउट हाइबरनेशन? वंडरफुल, ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। तो फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जब देखते हैं, लेट्स डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स कि फ्रॉग ये रेस्पिरेशन कैसा कर रहा है इन वाटर एंड ऑन द लैंड। ये थोड़ा देखते हैं। ओके, नाउ व्हेन इट इज इन वाटर, फ्रॉग का स्किन ऐसे बना हुआ है कि वो पानी के अंदर जब है तो पानी में देखिए वाटर इज कंटेनिंग ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। मैं H2O की बात नहीं कर रहा हूं, वो O तो H2 के साथ है। पानी के मॉलिक्यूल का H2O अलग है, एटमॉस्फेयर का बहुत सारा O2 पानी के अंदर डिसॉल्व रहता है। तो फ्रॉग जो है उसका स्किन क्या करता है, पानी के अंदर जो O2 है उस O2 को स्किन के जरिए से अंदर खींच लेते हैं। थ्रू स्किन दैट ऑक्सीजन कैन गो इनसाइड, थ्रू स्किन द कार्बन डाइऑक्साइड कैन कम आउटसाइड। स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन जो हो रहा है इसे कहते हैं
इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, क्यूटेनियस, एनी क्यूटिकल, क्यूटेन, ये वर्ड यानी ये स्किन से रिलेटेड वर्ड है। ओके, या ऐसा सरफेस जो सबसे बाहरी सरफेस है। कभी कभी टॉपिकल, ऐसा भी TOPI, ट्रॉपिकल नहीं कहना मैं, टॉपिकल, ऊपरी लेयर जो रहता है, टॉप लेयर जो रहता है उसको टॉपिकल कहते हैं, उसको क्यूटेन कहते हैं, उसको इपिडर्मिस कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये स्किन के थ्रू हो रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आर यू गेटिंग दिस? ओके, जब वो जमीन पे, आपको याद होगा हमने 3 दिन पहले हमने जब फ्रॉग का स्टडी शुरू किया, फ्रॉग का स्टडी जब हमने शुरू किया तब मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग का हेड रीजन जो है उसमें उसके पास नॉस्ट्रिल है, 2 छोटे होल्स है जिसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, 2 नॉस्ट्रिल से उसको, ये नॉस्ट्रिल जब वो उसका मुंह खोलेगा वो नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ आपको ओपन, 2 छोटे और ओपनिंग्स दिखेंगे, बाहर की तरफ से ये चैनल अंदर खुलता है। अंदर जहां पे वो खुलता है, देखिए अगर आपने मुंह खोला तो इमीडिएटली जो एरिया दिखता है मुंह के अंदर का उसको ब्यूकल कैविटी कहते हैं। ओके, कुछ बच्चे उसको बक्कल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी, BUCCAL, वो बक्कल नहीं है, इट इज नॉट बक्कल, इट इज ब्यूकल कैविटी। तो जमीन पे फ्रॉग क्या करता है, एयर अंदर लिया नॉस्ट्रिल के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू जब एयर अंदर जाएगा वो एयर ऐसा ब्यूकल कैविटी में ओपन होगा और ब्यूकल कैविटी से वो अंदर लंग्स की तरफ जाएगा। यस, फ्रॉग्स डू हैव लंग्स। सो ऑन लैंड frogs breathe air on land. The oxygen enters through, देखिए अभी इसका ट्रैवलिंग देखिए, through the nostrils into the buccal cavity, buccal cavity and into the lungs। समझ गया? ओके, लेकिन मैं यहां पे नहीं रुकने वाला हूं, यहां पे मुझे आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो बात ऐसी है कि इवन ऑन लैंड, जमीन पे होने के बावजूद ये ब्रीदिंग तो चल ही रहा है। ओके, अभी ये मैं इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखना भूल गया कि ये लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेशन है, तो इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी का मतलब रिलेटेड टू लंग्स, पल्मोनरी का मतलब है रिलेटेड टू लंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, रिलेटेड टू स्किन क्यूटेनियस एंड रिलेटेड टू लंग्स पल्मोनरी। लेकिन इसमें मुझे और एक पॉइंट ऐसा ऐड करना है कि इवन ऑन लैंड द फ्रॉग ऑल्सो uses skin for gaseous exchange, लैंड पे है वो, लेकिन जमीन पे देखिए, जमीन पे ये काम चल रहा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स का इस्तेमाल, नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल, ब्यूकल कैविटी का इस्तेमाल, ये जमीन पे चल ही रहा है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्किन का फंक्शनिंग बंद हो गया। नो, इफ द कंडीशंस आर राइट इट विल स्टिल यूज स्किन फॉर ब्रीदिंग। ओके, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। प्लस मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले पूछा था,
frog uses skin for respiration during its hibernation and estivation. वो जब जमीन के अंदर छुपा हुआ है, मुझे याद आ रहा है फ्राइडे या सैटरडे को किसने तो भी ये सवाल पूछा था कि सर जमीन के अंदर जा रहा है तो फिर वो खाता क्या है, सर जमीन के अंदर गया तो फिर वो सांस कैसे लेता है, जमीन के अंदर जब वो रुकता है, आप देखिए उसने खुद को मिट्टी से ये कर दिया है, कवर कर दिया है, लेकिन इसका मतलब सीमेंट नहीं डाला है उसने कि वो एकदम एयर से कांटेक्ट बंद हो गया, वैसा नहीं होता। इवन आप पेड़ पौधे जब लगाते हैं तो पेड़ पौधे आप जब मिट्टी के अंदर जब पेड़ कोई उगता है तो वह ऐसी मिट्टी में उगता है कि जिसमें थोड़े से पोर्स होंगे, थोड़े से छोटे बड़े छेद होंगे ताकि उन छेद में से ऑक्सीजन अंदर जाए। आप बोलेंगे सर प्लांट को क्या ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट तो खुद ऑक्सीजन देता है। यह आपका गलत एजम्पशन है। ध्यान में रखिए, प्लांट ऑक्सीजन देता है, सही बात है, लेकिन प्लांट का सिर्फ ग्रीन पार्ट जो रहता है, सिर्फ ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन देता है। रूट नॉन ग्रीन पार्ट है। नॉन ग्रीन प्लांट के जितने भी नॉन ग्रीन एरियाज और रीजन्स रहते हैं, वो नॉन ग्रीन रीजन्स आपकी मेरी तरह अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड। रूट्स रिक्वायर ऑक्सीजन। पेड़ को अगर जिंदा रखना है तो रूट्स रिक्वायर ऑक्सीजन। कभी कभी क्या हो जाता है पता है आपको, देखिए 4-6 महीने हो गए, बहुत हाई टेम्परेचर है, बारिश ही नहीं हो रही, प्लांट मर गया। समझ सकते प्लांट क्यों मर गया? बहुत बड़ा पेड़ था, 6 साल बड़ा पेड़ था वो, लेकिन 6 महीने 8 महीने ये साल बारिश ही नहीं हुई, उसका पानी खत्म हो गया, वो सूख के मर गया। पॉसिबल है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए, 1000 साल अगर ऐसा आया कि 6 महीने बारिश ही गिर रहा है, वो उस पेड़ के आजू बाजू का पूरा जमीन पूरी तरह पानी से लबालब भरा हुआ है, उससे भी पेड़ मरेगा। बाढ़ आई तो भी पेड़ मरते हैं। आप बोलेंगे क्यों मर गए? क्योंकि पानी की वजह से अभी जमीन के अंदर भी पानी आ गया है। जमीन के अंदर पानी आ गया है, जितने भी छोटे छोटे क्रैक्स थे जमीन के अंदर, वो सब पानी से भर गए हैं। एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन नहीं आ रहा ना अंदर, और अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं आया जमीन के अंदर तो रूट्स मर जाएंगे। रूट्स मर गए तो उनका अपना काम बंद हो जाएगा। नीचे बेसमेंट खराब हो गया तो ऊपर का प्लांट बनने को टाइम नहीं लगेगा। उसी प्रकार से फ्रॉग जो है, देखिए फ्रॉग बारिश का सीजन खत्म होने के बाद हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन में यानी डॉर्मेंसी में जा रहा है, लेकिन वो इसके लिए क्या करता है, वो बारिश के सीजन में इतना भरपेट खा लेता है, इतना भरपेट खा लेता है कि अगले 6 महीने बिना कुछ खाए वो जिंदा रह सकता है। प्लस आई होप यू अंडरस्टैंड, उतने 6 महीने जब वो जमीन के नीचे, वो ऐसा किधर घूमने नहीं जाता, फुटाना जाके आता जरा, अम्बा झरी का तालाब देके आता जरा, ऐसा फालतूपना नहीं करता वो। उसको पता है कि मेरे को खाना खाना नहीं है अभी 6 महीने, मुझे मेरा एनर्जी कंजर्व करना है, तो वो चुपचाप बैठा हुआ रहता है, सो दैट उसके बॉडी का रिक्वायरमेंट मिनिमम रहेगा। समझ रहे आप? एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, इवन ड्यूरिंग दैट टाइम, इट इज नॉट ब्रीथिंग बाय इट्स नॉस्ट्रिल एंड ब्यूकल कैविटी एंड लंग्स। तभी पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है, तभी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन चल रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, इतना प्लीज लिख लीजिए।
सुयश ने जो स्टेटमेंट लिखा है वो गलत है बाय द वे, ओके, मुझे अभी उस पर बात नहीं करना है। पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है रूट्स में, रूट्स रिक्वायर ऑक्सीजन, इसका मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही है। कुछ रूट्स है जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ये भी मैंने बताना चाहिए, सम ऑफ देम। चलिए, हो गया क्या? आर वी डन? फिनिश? देखिए सार्थकी, आपने जो सवाल पूछा है वो थोड़ा सा डॉजी सवाल है, ओके। दिस ईयर स्टैंडर्ड 11th यू आर हैविंग दिस चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस चैप्टर जब आप पढ़ते तो आपके ये ध्यान में आता है कि हमें अब तक, मैं थोड़ा सा ये सब्जेक्ट को छोड़ के बात कर रहा हूं लेकिन सवाल आया है तो आई मस्ट एंटरटेन इट, कि हमें अब तक ये बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है इट रिक्वायर्स लाइट। हमें अब तक इतना ही बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स लाइट। अभी मुझे ये नहीं कहना कि ये गलत है, 100% सही है, लेकिन हम क्योंकि पिछले 5 साल से ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज हम क्योंकि इतने सालों से सिर्फ यही सुन रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स लाइट, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स लाइट, तो हमें ऐसा लगता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। इसका मतलब रात को फोटोसिंथेसिस का काम बंद हो जाएगा। आगे जाके हमें पूरा चैप्टर देखना है, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये एजम्पशन गलत है, ओके। देखिए, फोटोसिंथेसिस यानी खाना पकाना है, CO2 और H2O ये दो मॉलिक्यूल्स एक साथ जोड़ के उससे C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाना है। ये जैसा हम लिखते हैं, वन स्टेप रिएक्शन लिखते हैं हम, CO2 प्लस H2O, वो एरो दिया, एरो के ऊपर सनलाइट लिखा और फिर लिख दिया ग्लूकोज। ये हम कैसा एक लाइन रिएक्शन जैसा लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये एक लाइन नहीं है। ये ऐसा जैसा हम कहते हैं ना, अरे मैंने खाना खा लिया, अभी मेरा डाइजेशन चल रहा है, कितना एक लाइन में सेंटेंस खत्म हो गया, क्या चल रहा है? मेरा डाइजेशन। पर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में होने वाला डाइजेशन ऐसा वन लाइन का रिएक्शन है? नहीं है। माउथ में कुछ अलग चीज होने वाला है, आपके स्टमक में कुछ अलग चीज होने वाला है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अरे बाबा बहुत सारी चीजें होने वाली, तभी जाके 7-8 घंटे में डाइजेशन होता है। लेकिन हम सिंगल लाइन में डिस्क्राइब कर देते। फोटोसिंथेसिस का वैसा ही है। फोटोसिंथेसिस से CO2 और H2O को पकड़ के अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाना, इसमें 100 अलग अलग रिएक्शंस है, 100 डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो उसमें कि सिर्फ 40% यानी 40 रिएक्शंस को लाइट की जरूरत है, बाकी के 60 रिएक्शंस जो है वो एक्चुअली रात को होते हैं, ऐसा नहीं कहना मुझको, लेकिन उनको लाइट की जरूरत नहीं है, ओके। तो इवन इफ वी डिवाइडेड इनटू 50-50, तो मुझे इतना ही कहना है कि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत जब होती है, अगर 10 रिएक्शन हो गए तो उसमें से पहले 5 रिएक्शन जो है उनको सोलर एनर्जी की जरूरत है, उनको लाइट एनर्जी की जरूरत है।
इसलिए हम उनको लाइट रिएक्शन देते हैं। बाकी के 5 रिएक्शन जो है उनको लाइट की जरूरत नहीं है, उनको लाइट की जरूरत नहीं है। तो सनलाइट है या नहीं है, वो रिएक्शन अपना अपना काम करता रहता है। Are you getting this? ओके, तो ये कहना कि ये प्लांट मॉर्निंग में ऐसा कर रहा है, नाइट को ऐसा कर रहा है, वैसा नहीं रहता है। अलग अलग प्रदेशों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्लांट्स ने उस प्रदेश के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस करके रखे। ओके, आगे चैप्टर आने वाले। देखिए चैप्टर की बात बताता हूं मैं आपको एक। ये चैप्टर जब हमने शुरू किया, वी डायरेक्टली स्टार्टेड विद कॉकरोच। ओके, चैप्टर का नाम पता है कि आप में से किसी को? What is the name of this chapter? Anyone knows? बस बाकी के लोगों ने नहीं टाइप किया तो भी चलेगा, काफी सारे लोगों को पता है ना, अच्छी बात है। गुड, सुयश का टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा दिख रहा है मुझको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी के लोगों ने नहीं टाइप किया तो भी चलेगा। रुचिका, फोटोसिंथेसिस का बात नहीं चल रहा है, ये चैप्टर फॉग वाले चैप्टर का पूछ रहा था मैं, तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। बट बेसिकली द चैप्टर दैट वी आर लुकिंग एट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अभी मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया, मैंने डायरेक्टली क्या शुरू किया, मैंने डायरेक्टली इसमें एनिमल्स शुरू किया। लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर देखेंगे तो एक्चुअली एनिमल्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन टिश्यू, ह्यूमन बॉडी नहीं ह्यूमन टिश्यूज, वो एक्चुअली इस चैप्टर का पहला पार्ट है, वो मैंने जानबूझ के शुरू नहीं किया। ओके, अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे कि अरे सर ने फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया, अभी लास्ट पार्ट डायरेक्ट क्यों सिखा रहे। देखिए आपका कंफ्यूजन ठीक है, आपकी जगह पे यू आर राइट, क्योंकि अब तक कैसा था, मैंने आपको बहुत अर्लियर बताया था कि what was happening till standard 10th. Please don't expect that in standard 11th onwards. 11वीं 12वीं और उसके बाद भी आपका जो एजुकेशन होने वाला है वो पहले 10 सालों में जैसा होगा वैसा नहीं रहने वाला है। पहले 10 साल आपको जब चैप्टर्स सिखाए जाते थे तो वो कैसा था कि सिलेबस में और टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपका टीचर शायद उसी सीक्वेंस में सिखा रहा होगा। 10th तक की बात चल रही है। और बहुत बार ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि इवन साइंस सिखाने वाले टीचर्स, स्कूल की बात चल रही है, आपको 10th तक साइंस सिखाने वाले टीचर, मुझे बताया गया है कि वो ये ऐसा हाथ में टेक्स्ट बुक लेके एक एक लाइन पढ़ के आपको सिखाते थे। मेरे सामने एक लाइन दिख रहा है मुझको, ये फिजिक्स है बाय द वे, मुझे बिल्कुल नहीं आता पर मैं पढ़ सकता हूं कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द बॉय कैन थ्रो द स्टोन इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेंज। साइंस ऐसा नहीं सिखाया जाता। ओके, साइंस यहां से नहीं आता, साइंस यहां से आता है। Are you getting this? ओके, तो मुझे बताना आपको ये है कि when a teacher, इसको एक्सटेम्पोर कहते हैं, एक्सटेम्पोर टीचिंग है ये, कि बस टीचर के सामने टॉपिक आ गया और टीचर बड़बड़ कर रहा है वो टॉपिक पे। ऑफ कोर्स वो एक्सरसाइज बड़बड़ नहीं चल रहा है, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही चल रहा है, लेकिन वो बता देता है, टीचर बाहर की 4 बातें बताता है। कभी कभी बच्चे क्या एक क्वेरी लेके आते हैं कि सर वो बीच में ये 2 लाइंस की आपने बताई नहीं। देखिए ये अभी लाइन वाइज टीचिंग नहीं रहता है, बीच में की 2 लाइंस बताई नहीं, लेकिन उसके ऊपर की 4 और नीचे की 6 तो बताइए ना, तो बीच में की 2 समझने को क्यों डिफिकल्ट जा रहा है आपको। देखिए आपको अभी खुद का अकल लड़ाना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई टीचर कोई बात छोड़ देता है बीच में की, तो उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, आइदर वो जेन्युइनली भूल गया है। देखिए ऐसा एक्सटेम्पोर सिखाना है तो एकदम स्क्रिप्ट जैसा लिखा हुआ है एकदम वैसा डायलॉग एकदम लर्न कर, यानी डायलॉग डिलीवर करे, वैसा नहीं रहता है। ओके, ये बहुत सारा चीजें सोच के बताना पड़ता है।
बीच में एक आधा लाइन, एक दो वर्ड्स छूट सकते हैं, हर एक टीचर के छूट सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो एकदम जेरॉक्स मशीन की तरह काम करता हूं, इधर से जो अंदर गया उधर से वैसा ही बाहर निकलेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, दूसरे एक रीजन ये भी रह सकता है कि टीचर ने जानबूझ के 2-3 लाइन से एक आधा कंसेप्ट छोड़ दिया है, ये सोच के कि अरे इसका मेन पार्ट बता दिया है, ये बाकी के 4 लाइन बच्चे वो पढ़कर इसके साथ कनेक्ट करके समझ ही जाएंगे। अभी बड़े हो गए, 15-18 साल के हो गए बच्चे, समझ लेंगे। लेकिन कुछ बच्चों का कैसा रहता है, अभी भी वो 7th और 10th का मेंटेलिटी रहता है, सर ये क्यों नहीं बताया आपने, सर ये क्यों नहीं बताया। वी नीड टू ग्रो बेटा, ओके, वी ऑल नीड टू ग्रो। I am not blaming you, okay? I am just telling you कि we need to buckle up now. समझ रहे आप? हम अभी गली क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम अभी नेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते सर ये इतना फास्ट बॉल डाल रहा है, हमको तो आदत नहीं है। We cannot do that. Okay? Plus talking about the chapter. देखिए, आज एक बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या है कि आप मेरे सामने नहीं बैठे हो। ओके, मैं आपको बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 into 3 मेरे सामने 30 बेंचेस है, 30 खाली बेंचेस है, लेकिन मुझे यहां पे स्टूडेंट्स 40 दिख रहे हैं ऑनलाइन। एटलीस्ट देखिए, कल बाजार में घूमते घूमते अगर आप मेरे सामने आ गए, मैं तो आपको पहचानूंगा भी नहीं, आप ही आएंगे, शिखिल सर कैसे आप, एटलीस्ट आप मुझे देख रहे हैं, एटलीस्ट आप मुझे पहचानते, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं आपको। और यही वजह है, बिकॉज आई कैन नॉट सी दोज 40 फेसेस इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। और ये यही साल हुआ है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ वेरी एक्सेप्शनल ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए जब ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू करना था, मैं हूं और मेरे बाकी के कलीग्स भी है, बाकी के टीचर्स भी है, हमें थोड़ा सा हमारा रेगुलर फ्लो जो था टीचिंग का वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल्स का जो पार्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स देखिए, एक तो मैं सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूं, बायोलॉजी में मैं कभी भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 मैं कभी नहीं जाता वैसा। देखिए, टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस दिया है वो एक्चुअली सिखाने जैसा सीक्वेंस नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, चैप्टर नंबर 5 आपने सिखाया तो टीचर को पता रहता है कि अरे ये 5 से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल चैप्टर नंबर 13 में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को लिंक चैप्टर है। तो नेचुरली टीचर क्या करेगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, मैथ्स का होगा, नहीं तो बायो का होगा। टीचर क्या करता है, चैप्टर नंबर 5 से डायरेक्ट चैप्टर नंबर 13 की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अरे मैंने अभी 5 सिखाया ना, बच्चों के दिमाग में ये सब अभी फ्रेश है, इमीडिएटली इनको 13 की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आपने डरना नहीं चाहिए, अरे बाप रे, एक तो ये आदमी ने पहले 4 चैप्टर सिखाए, डायरेक्ट 5th पे शुरू हो गया, अभी बीच में के 4-6 चैप्टर छोड़ दिया, डायरेक्ट 13 पे चला गया, ये क्या सिलेबस पूरा करेगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। डोंट वरी अबाउट दैट। When a teacher is jumping and hopping like a frog from one chapter to some other chapter far ahead, there is a reason the teacher is thinking of something. Please keep this in mind, okay? दूसरी बात, इवन विद इन अ गिवन चैप्टर अगर जानबूझ के कुछ पार्ट में छोड़ रहा हूं या जानबूझ के मैं स्पेसिफिक एरिया ही सिखा रहा हूं, उसके पीछे जैसे मैं ये चैप्टर के बारे में बताता हूं आपको, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, ना इसका पन्ना, पहला पन्ना डिफिकल्ट है, ना इसका लास्ट पन्ना डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने जानबूझ के कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग इसलिए शुरू किया क्योंकि देखिए मुझे भी समझ में आता है। मोबाइल पे मैं भी मोबाइल यूज करता हूं, टच स्क्रीन मेरे पास भी है, मैं भी छोटे छोटे वीडियोस देखता हूं। ओके, आपने अगर मुझे व्हाट्सएप पे फनी वीडियोस देखे तो मैं भी देखूंगा, हंसूंगा, लेकिन वो वीडियोस 2 मिनट के, 5 मिनट के, 6 मिनट के होंगे तो ही मुझे मजा आएगा। आप मुझे 3 घंटे का मूवी भेजेंगे और बोलेंगे सर देखो, अभी टॉलरेंस नहीं है मुझे उसका। एंड आई नो दैट बहुत देर तक कोई भी चीज देखना, पढ़ना ऑन स्क्रीन डिफिकल्ट जाता है, चाहे वो कंप्यूटर का रहे, चाहे आपका मोबाइल का रहे। तो जब मुझे ये तकलीफें पता है स्टूडेंट्स की, तो मेरा प्रयास क्या रहता है कि यार इस बच्चे को जब वो स्क्रीन की तरफ देखता है, इसने बोर नहीं होना चाहिए, इसने वो डल मोमेंट नहीं आना चाहिए, अरे यार बहुत तकलीफ हो रही है, अभी एक तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, बस ये ऑनलाइन चल रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ योर साइकोलॉजी, आई एम थिंकिंग ऑफ योर इमोशंस, आई एम थिंकिंग ऑफ योर रिएक्शंस।
इसलिए मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया तो इनिशियल पार्ट मैंने थोड़ा बाजू में कर दिया और मैंने डायरेक्ट कॉकरोच के बारे में बात शुरू किया, क्योंकि कॉकरोच आपने आपके इर्द गिर्द देखा हुआ है। तो मैं जब कॉकरोच की बात करता हूँ आपके थोड़ा अरे कॉकरोच पता है मुझको ये ऑर्गेनिज्म, तो मैंने जानबूझ के ऐसी चीजें, हमने इससे पहले वो ह्यूमन स्केलेटन का इतना बड़ा चैप्टर देखा, उसके पीछे वही रीजन था। मैं जब आपको वो सब विजुअल्स दिखा रहा था, मैं जब आपको वो स्लाइड्स दिखा रहा था, तो उसके पीछे मेरे दिमाग में बात यही चली थी कि यार इन्होंने बोर नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके, कि आपने बोर नहीं होना चाहिए कि ये स्क्रीन पे अभी पौन घंटा ये आदमी को कैसे शेयर करेगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, इसलिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर देखा हमने, मैं आपको बताता हूं, अगर ये हमारा रेगुलर ईयर रहता कि आप और मैं जून जुलाई में मिले, आपका रेगुलर मई में रिजल्ट लग गया, जून में आपने एडमिशन लिया, आप जून से मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर ये हमारा रेगुलर ईयर रहता ना, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये चैप्टर जो है ये 2020 में मैंने लिया ही नहीं रहता। मैं जनरली ये चैप्टर एकदम लास्ट में लेता हूं, यानी वो चैप्टर शायद हमने जनवरी फरवरी 2021 में लिया होता अगर क्लासरूम टीचिंग चालू होता, पर वैसा नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द रेगुलर ईयर, इवन वी हैव टू गो इरेगुलर, हमारा स्क्रिप्ट भी थोड़ा इरेगुलर हो चुका है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, सर ने आधा चैप्टर सिखाया, अभी बाकी का आधा चैप्टर राम भरोसे है क्या कि सर बाद में बोलेंगे अरे मैंने तो सिखा दिया, कुछ बाकी नहीं है, चलो आगे बढ़ो, डोंट वरी अबाउट इट। मैं तो लिख के रखता हूं क्या किया है क्या नहीं किया है, तो कल अगर आपने बोला कि सर ये आधा पार्ट नहीं सिखाया, तो मुझे भी पता है, मैंने तो लिख के रखा है। आई बताया, डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अभी ये चैप्टर में 2 टुकड़ों में, मैं 2 हिस्सों में सेपरेट कर पाया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें जो एनिमल टीचिंग का पार्ट है, जो लेटर हाफ है इस चैप्टर का, उस लेटर हाफ का पहले हाफ से कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए आप में से कोई ये नहीं बोल सकता सर आपने पहले 4 पन्ने नहीं सिखाया है, अब ये बाकी के आगे के 4 पन्ने कैसे क्या समझेंगे हमको। इंटरवल के पहले का मूवी नहीं दिखाया, इंटरवल के बाद का मूवी कैसे क्या समझेगा, ये वैसा मूवी नहीं है, ये चैप्टर वैसा नहीं है। देखिए मैंने लोकोमोशन चैप्टर को तोड़ा नहीं था कभी, क्योंकि मुझे पता है लोकोमोशन ना स्टेप बाय स्टेप आपको पहले स्टेप से 10वीं स्टेप तक लेके आना पड़ता है, आप एकदम 7वीं स्टेप से 10वीं स्टेप तक नहीं लेके जा सकते। मैंने वैसा स्टेप बाय स्टेप सिखाया। ये चैप्टर का कैसा है मुझे पता है कि एनिमल पार्ट बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा, और वो एनिमल पार्ट का जो मटेरियल है, उस मटेरियल का और इस चैप्टर के इनिशियल पार्ट का वैसे कुछ भी डायरेक्ट संबंध नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया। ओके, प्लीज डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। सभी चैप्टर्स होने वाले सीक्वेंस में नहीं होने वाले, लेकिन सभी चैप्टर होने वाले, बराबर होने वाले, बिल्कुल फास्ट नहीं जाना है हमको। कुछ पेरेंट्स का भी बीच में फोन आया था मुझे 2 हफ्ते पहले कि सर मार्च 2021 में तो इनका 11th का एग्जाम रहेगा, तब तक सिलेबस कंप्लीट होगा क्या? बायो के 22 चैप्टर है हमने सुना। देखिए, एक तो सिलेबस पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, फिर कल से एकदम फटाफट में सिखाना शुरू करूंगा ऐसा भी कोई नहीं, मैं मेरी स्पीड से जाने वाला हूं, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता यार, समझ गए। मैं रोज ये सोच के आता हूं कि मैं इतना ही टॉपिक लेने वाला हूं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने लिया तो बच्चे को ये तो नहीं समझने वाला, ये भी जो समझा था वो भी डूब जाएगा। तो मैं कभी भी एक्सेस सिखाता नहीं हूं, मुझे पता है कि 10th लेवल और 11th लेवल के बच्चे का वो कितना सहन कर सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि ये ईयर इतना डिफिकल्ट और एकदम नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान गया है, इसलिए हर साल जैसा मार्च अप्रैल में बराबर 11th स्टैंडर्ड का कॉलेज का एग्जाम होता है, ये साल वैसा नहीं दे सकते, मैं आपको लिख के देता हूं। ओके, एक तो उन्होंने ऑलरेडी क्या किया है कि उन्होंने सिलेबस बहुत श्रिंक कर दिया है ताकि जितना बाकी वो कंप्लीट किया जा सके, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, देखिए सिलेबस अभी तो श्रिंक कर दिया, लेकिन नीट में नहीं श्रिंक करने वाले वो, नीट में तो ये सब रहने वाला है। तो आप में से कल कुछ लोग आएंगे बोलेंगे सर फ्रॉग तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, आपने क्यों सिखाया, यू वेस्टेड अवर टाइम। सर फोटोसिंथेसिस चैप्टर कैंसिल कर दिया, आपने क्यों सिखाया। वैसा नहीं है, उन्होंने क्या कैंसिल किया, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट। हमारा टारगेट क्या है, वी आर लुकिंग एट मई 2022, हमारा तैयारी उस हिसाब से चालू। आर यू गेटिंग दिस? किस सीक्वेंस में जा रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट मई 2022 है एंड वी आर गोइंग टू अचीव इट।
समझ गए? ओके, बहुत भाषण हो गया आज, रुक जाता हूं मैं। ओके, कल हमें फ्रॉक का हार्ट ड्रॉ करना है। ओके, तो दिल थाम के बैठिए कल के लिए। टुमारो विल टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द फ्रॉक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।